नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ये जो खबरें आ रही हैं कि जो बची खुची टीएमसी ममता बनर्जी के पास है, उसका विलय कांग्रेस में होने जा रहा है। तो ये समझाइए कि कांग्रेस की क्या मजबूरी है और ममता बनर्जी की क्या मजबूरी है कि जिस पार्टी से वो अलग हुई थी, अलग होकर टीएमसी बनाई थी, आज उसी की शरण में चली गई हैं। यानी कि उनकी जो राजनीतिक पारी है, क्या उस पर पूर्ण विराम लग गया है? देखिए, जिस तरीके के चित्र आ रहे हैं वो तो यही इशारा करते हैं कि पूर्ण विराम लग गया है, और शायद वो चित्र जो अंदर की असलियत है वो बाहर दिखाई नहीं जा रही है। पहली बार लोगों ने जो इंडिया गठबंधन की जो जो इनका अलायंस है उसकी जो मीटिंग हुई उसमें देखा, क्योंकि जो जिस तरीके की केमिस्ट्री दिखाई दे रही है वो याद दिलाती है उस फिल्म की, जो एक दोस्ती नाम की फिल्म आई थी, तेरी दोस्ती तेरा प्यार कोई जब राह न पाए मेरे संग आए पग पग दीप जलाए। तो वो दीप जलाने वाली बात है, एक लंगड़ा एक अंधा, और दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं। तो वही हालत इस समय ममता बनर्जी और सोनिया गांधी यानी कांग्रेस पार्टी की दिखाई दे रही है, विजुअली दिख रही है, बहुत स्पष्ट रूप से आंकड़ों में भी दिख रहा है, परिस्थितियों में भी दिख रहा है, और अब तो मतलब साक्षात दोनों दिखा रही हैं। तो वो ही स्थिति है। और ये इतने दिनों से 4 मई के बाद से जिस तरीके की कवरेज, जिस तरीके की एक ढकने छुपने और नैरेटिव बदलने का जो पूरा तंत्र है, उसने इसको एक सामान्य, पहले तो ये कहा कि भाई ये तो आप हारे नहीं है, हराए गए हैं टाइप का एक माहौल बनाया गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से इनकी पिटाई कुटाई शुरू हुई, अंडे फेंकने शुरू हुए, इनकी धज्जियां उड़नी शुरू हुई, कहीं कोई बाल मुड़ा के, और सब इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के अलग अलग गुट है। वो भी आप नहीं कह सकते हो जनता अंडे फेंक रही है, हर जगह आरएसएस और बीजेपी थोड़ी बैठी हुई है गांव गांव में जो आपके यहाँ लोगों की पिटाइयां हो रही हैं। तो जब ये बैकलैश जनता का उनको दिखाई देना शुरू हुआ तो ये चीज बड़ी मतलब स्पष्ट रूप से उनको समझ में आया कि अब इन नैरेटिव को बदला जाए। तो अब उसमें ये दिखाने लग गए कि भाई ये गद्दार हैं। जो कीर्ति आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक दिन 2 दिन पहले, तो उसमें गद्दार गद्दार की ये सब मतलब कि ऐसी जैसे कि ये सब मौका परस्त लोग हैं और इन्होंने धोखा दिया है दीदी के साथ। धोखा नहीं दिया है। अब धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि गद्दार तो नहीं है। हाँ, वो लोग हैं जो अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी था जो दबा हुआ था, और वो ज्वालामुखी ऐसा फूटा कि तिनके तिनके, जो तृणमूल का मतलब ही होता है तिनका, मतलब तृण का वो, तो वो तृणमूल अपने नाम को सार्थक कर रही है, उसके तिनके तिनके, उसके धज्जियां धज्जियां परखचे परखचे उड़ रहे हैं। जो सबसे मजेदार बात इस पूरे प्रक्रिया में यही हुई है कि भैया कांग्रेस के पास आपका जाना, जिस कांग्रेस पार्टी को आप हाथ नहीं रखने दे रहे थे, जिस राहुल गांधी को आप कह रहे थे कि उनके अंदर विश्वसनीयता नहीं है, सोनिया गांधी का भी कौन सा नेतृत्व आपने लिया? सोनिया गांधी का भी नेतृत्व कभी मन से स्वीकार नहीं किया। हाँ ठीक है, चूंकि कम सीनियरिटी की बात थी और वहीं से निकली थी ममता बनर्जी, तो एक मर्यादा बना के रखी थी उन्होंने। बाकी राहुल गांधी की छीलने में कोई कसर नहीं उन्होंने छोड़ी कभी अपने पूरे उसमें। तो अब अगर उसके पास आप गई हैं तो अब आपको पता है कि आपके पीछे कुछ नहीं है, आपके पांव के तले की जमीन खिसक चुकी है। और चूंकि आपके यहाँ मतलब इस समय वही बात है कि कोई जब राह ना पाए, तो राह ना आपके पास है ना सोनिया गांधी के पास है। एक जो है रास्ता दिखाएगा और एक जो है वो टांगे उसके पास दोनों है। तो कुल मिला के बंगाल की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो उन दोनों को ला रही हैं। दोनों मौका परस्त भी हैं दोनों। जिस तरीके की का मोल भाव की जो खबरें हैं कि मतलब इस विलय जो तथाकथित अभी तो कहा जा रहा है कि भाई विलय करने को भी तैयार हैं, उसके लिए भी मोल भाव होगा। और दोनों जिस तरीके की अहंकारी और अहमक किस्म की नेता है, तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक, अभी कांग्रेस पार्टी और जो ये पूरा इंडिया गठबंधन और जिसको पहले यूपीए कहते थे, इनकी विशेषता थी कि भाई इनके यहाँ कुछ होना हो ना हो ना हो, मतलब कुछ हो रहा हो या होने वाला हो, उसकी खबर पहले लीक हो जाती है। मतलब लीक होने वाला, सूत्रों के हवाले से खबर, ये सब जरूर होता है। तो अभी ये हो रहा है या नहीं हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन जिस तरीके से ये कल शाम से मीडिया में रिपोर्ट को लीक किया गया कि भाई वो मुलाकात हुई, मुलाकात में ये ऑफर रखा गया, ये ऑफर उन्होंने दिया, तो ये सब सच है, इसमें कोई झूठ नहीं होगा, एकदम सत्य होगा कि ममता को दिख रहा है कि उनके पास सर्वाइवल का प्रश्न है। जी। तृणमूल में अब उनके पीछे कुछ बचा नहीं है। और अब कांग्रेस के ही वो तिनके पर, अगर वो पत्ते पर बैठ जाए, जो डूबते को तिनके का सहारा, तो वो कांग्रेस वो तिनका बन सकती है जिस पे शायद वो बैठ जाए तो पुलिस कार्रवाई से बच जाए, अपने भ्रष्टाचारों की जांच से बच जाए, अपने भतीजे को बचा लें, जो दो चार उनका कुछ बच सकता है वो यही बचा है। इसीलिए उनको दिल्ली आने की अब तड़प हो रही है। पर सर, ममता बनर्जी तो मुलाकातें करके वापस लौट गई कोलकाता। उनका भतीजा कल राहुल गांधी से मिला और जो ऑफर की बात आ रही है, वो ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को जब ये विलय हो जाएगा तो पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा, राज्यसभा की सीट दे दी जाएगी और उनके भतीजे
को कांग्रेस का महासचिव बना दिया जाएगा। ये डील हो रही है। आपको लगता है कि ये सब कुछ संभव है? ममता बनर्जी को इतना सब कुछ मिल जाएगा? क्योंकि कांग्रेस भी तो जानती कि ममता बनर्जी के पास आज की तारीख में है क्या? देखिए, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न। कांग्रेस पार्टी के पास भी कुछ नहीं है। बंगाल में कांग्रेस पार्टी के भी पास भी कुछ नहीं है, लेकिन कई बार गणित में ऐसा भी हो ही जाता है कि भाई दो जीरो जीरो मिलकर कुछ नंबर क्रिएट कर लेते हैं। हालांकि दोनों की स्थिति जीरो की है, लेकिन वोट प्रतिशत उनको दिख रहा है कि हमारा जो अर्थमेटिक है वो हमको कहीं जाकर पहुंचा देगा। लेकिन उनको भूल जाता है कि भाई लेफ्ट के पास भी तो, जब लेफ्ट 2012 में साफ हुई थी वहां से 11 में, तो उस समय लेफ्ट के पास भी ठीक ठाक वोट था। वो ऐसे नहीं एकदम से खत्म हो गए थे, उनका पूरा वोट साफ नहीं हो गया था। तो तृणमूल के पास भी वोट है। लेकिन भाई आपके पास जो वोट है वो पिछले, वो एक मतलब कहते हैं ना, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, तो उस 1.25 लाख में अभी है। अंततः तो आपका अंतिम क्रियाक्रम तो हो चुका है। तो आपके पास जिस तरीके का, आपके पास इस समय राज्य की राजनीति करने का स्पेस ही नहीं बचा है, क्योंकि गांव देहात में चलने, कस्बों शहरों में चलने का आपके पास वो सिक्योरिटी नहीं बची है। जनता का जो बैकलैश है, आप वापस जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे? भाई जो नेता है उनको पता है, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्यों छोड़ रहे हैं? आप उनके बातों में एक जो अंडरटोन है, चाहे वो सांसद हो, जो 19 सांसदों की सूची आई है, वो 19 सांसदों की सूची ले लें आप, जो करीब 58-59 जो विधायक हैं उनको ले लें, उन सब में एक चीज दिख रही है कि वो सिर्फ अपनी राजनीतिक सुरक्षा नहीं देख रहे हैं, अपनी शारीरिक सुरक्षा भी उनको दिख रही है कि भैया हमें तो बंगाल में रहना है, हमारी राजनीति बंगाल में है, हमें यहाँ पर अगर सुरक्षित रूप से रहना। जनता का जो बैकलैश है, कोई पब्लिक की घृणा, अपनी कोई राजनीतिक दुश्मनी लेकर कोई रह सकता है, वो सब चल जाता है। लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस, आपकी गांव देहात जनता, आपका पूरा समाज जो है, अगर आपसे इस तरह से घृणा कर रहा है कि आप पे अंडे फेंक रहा है, तो कोई भी व्यक्ति पागल नहीं है, उसकी वो मातृभूमि है। ममता बनर्जी उस मानसिक स्थिति से ऊपर निकल चुकी थी, बहुत पहले ही निकल चुकी थी, और उनका भतीजा तो जो था वो था ही था। तो कुल मिलाकर अब सबको इसलिए ये चीज बड़ी स्पष्ट रूप, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके की बातें शताब्दी रॉय का मैं देख रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मीडिया को जो बाइट्स दिए, वो उसमें यही तो तड़प दिख रही है कि भैया हमारा, हम मतलब एक कुछ था जो कि दबाया हुआ था, वो विस्फोट हुआ है। अब ममता बनर्जी अकेले हैं। अब ममता बनर्जी को सोनिया गांधी ही संभाल सकती हैं। उनकी पार्टी का अब कोई नेता उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। वही बस 4 लोग बचे हैं जो जिनके पास अब, और या मतलब कि जो रह सकते थे, जिनके पास अब कोई विकल्प नहीं है, वही 4 लोग उनके पास है। बाकी तो जो जा सकते थे वो चले गए। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि वो जो बायपोल हुआ था फाल्टा में, जिसमें कि नंबर 2 पर 40,000 के आसपास वोट लेकर लेफ्ट का कैंडिडेट आ गया था और ममता बनर्जी का कैंडिडेट जहांगीर खान चौथे नंबर पर पहुंच गया था, तब ये जो उलटफेर हुआ था, उसमें ये लगने लगा कि वो जो मुस्लिम मतदाता है वो ममता बनर्जी को छोड़कर अब लेफ्ट की तरफ जा रहा है। क्या उसके बाद ममता बनर्जी को डर लगने लगा है, या कांग्रेस को, क्या रे वो जो उनका अपना तुष्टिकरण वाला वोटर है वो कहीं लेफ्ट की तरफ ना चला जाए, इसीलिए ममता दौड़ी भागी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार है? जबकि फिर हम वो कहते हैं ना कि अम्मा चली भुनाने, लेकिन उनके पल्ले दाने तो है ही नहीं, तो क्या भुनाएंगी? तो क्या इस डेस्परेशन में इस वक्त नजर आ रही है ममता बनर्जी? देखिए, अब ऐसा कुछ मुझे दिखता नहीं है। इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि देखिए, अगर वो चली जाएंगी तो कांग्रेस के पास कितने वोट हैं? ममता बनर्जी जो अपना अपयश बटोर चुकी हैं, उसी के साथ जाएंगी अगली बार। ना उनकी पुलिस होगी, ना उनका थानेदार होगा, ना उनका वो टोलाबाजों की फौज होगी, और ना उनके वो गुंडे और मवाली होंगे जो बाइक पे बम मारा करते थे, जिनको रोकने के लिए इतना श्रम हुआ इस बारी। तो वो तंत्र तो ममता बनर्जी का होगा नहीं। तो ममता बनर्जी की वास्तविक हैसियत, जो 6,000 वोट की जो आपने फलता का उदाहरण दिया, तो फलता में जो उनके कैंडिडेट की जमानत, जब हालांकि पहले ही उसने नाम वापस ले लिया था, इसलिए उसके ऊपर इतना बुरा कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई एक इमोशनल अपील होता, अगर वास्तव में ग्राउंड पे ममता बनर्जी मजबूत होती, तो भाई उनका कैडर दिखाता वहां पर ना कि ठीक है, इसने, जहांगीर ने गद्दारी की, लेकिन हमारी तो निष्ठा जो है वो उस फूल के निशान से है और उस पर हमको वोट देना है। वो वोट देते। लेकिन अगर वोट लोगों ने नहीं दिया, उसके बजाय मतलब एक ऐसी पार्टी को दिया जो ऑलरेडी नॉन एग्जिस्टेंट है, वहां पर भी देखे वो कुछ नहीं करने वाले थे, वहां पे करने, सीपीएम की सरकार थोड़ी बनने जा रही थी, लेकिन उन्होंने अगर वहां पर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब ममता बनर्जी एक विकल्प के तौर पर समाप्त हो चुकी है। अब वो विकल्प कांग्रेस में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, अब ये सब बात की बातें हैं। कांग्रेस में भी कितना जाएगा, कांग्रेस के पास कौन सी लीडरशिप है जिसके पास जाएगा, क्या देख कर जाएगा, क्या कांग्रेस के पास ऑफर करने के लिए, वही ना जाके जो वहां पर फिर
चौकीदार चोर के नारे लगवाएगा और पता नहीं क्या क्या अंट शंट बातें करेगा। तो कुछ जो राहुल गांधी और किसी राज्य में अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बंगाल में अपने रसातल से, मतलब किसी पाताल से निकालना है वहां तो रस्सी डालेंगे और करीब 50-60 फीट 80 फीट नीचे डालेंगे और वहां से अंदर से कोई पकड़ लेगा तो कांग्रेस पार्टी उससे बाहर आएगी। बंगाल में तो उनके लिए क्या बचा हुआ है, मतलब वास्तविक स्थिति तो यही है। तो दो लूजर मिलके क्या चमत्कार कर देंगे। देखिए, अब अंततः वही बात है कि एक राजनीतिक विकल्प नया खड़ा होगा और स्पेस पॉलिटिक्स में ऐसा कोई स्पेस, कोई वैक्यूम रहता नहीं है। तो जनता अपना जो विपक्ष का वोट है वो कहाँ जाएगा, वो धीरे धीरे चीजें कंसोलिडेट होंगी, निश्चित रूप से होंगी। लेकिन ये दोनों पार्टियां विकल्प के रूप में, ये मुझे नहीं दिखता। लेफ्ट भी नहीं विकल्प के रूप में है। लेफ्ट का चूंकि जो काडर है वो जरूर उनके साथ रहेगा, कुछ सीटों पर प्रभाव रहेगा, कुछ वोट प्रतिशत रहेगा, लेकिन लेफ्ट के पास भी अब कहाँ दम बचा है और कहाँ उनके पास नेता बचे हैं और कहाँ उनके पास कोई अल्टरनेटिव। अब जब बंगाल जो है आज एक मुख्य धारा में देश के आ रहा है, तो अगले 5 साल में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी काम करेंगे, तो ममता, वहां के बंगाल के लोगों को भी तो वो चस्का लगेगा जो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में लोगों को एक लगता है कि भाई ठीक है, हमारी व्यक्तिगत समृद्धि तो हो रही है, हमारे जहाँ बिजली आ रही है, उद्योग आ रहे हैं, रोजगार आ रहे हैं, तो वही मुद्दे तो वहां पे भी है ना वो लोगों के। तो अंततः इन सारे वैकल्पिक पार्टियों को एक बड़े प्रश्न का सामना करना पड़ेगा कि भाई आपके पास क्या अल्टरनेटिव है। लोग 2012 से पहले का बंगाल याद दिलाएंगे लेफ्ट पार्टीज को, उससे पहले का बंगाल याद दिलाएंगे कांग्रेस पार्टी को, और उससे पहले अभी का कांग्रेस बंगाल याद दिलाएंगे ममता बनर्जी को। तो यही स्थिति है वहां की। मतलब कि अगर दोनों मिल भी जाएं तो भी कुछ बड़ा खेला नहीं होने वाला। पर हमने ये सुना है, बार बार हम ये बोलते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी दाएं बाएं जा सकता है, परमानेंट दोस्त कोई नहीं होता, परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता। आप याद करो, अभी विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं बोला ममता बनर्जी को। जो जो आरोप बीजेपी लगाती थी, भ्रष्टाचार को लेकर, तोलाबाजी को लेकर, कटमानी को लेकर, वो सारे आरोप राहुल गांधी ने ममता पर लगाए थे। और ममता ने कैसे राहुल गांधी की यात्रा को, याद कीजिए, रोक दिया था, जो अरुणाचल, जो नॉर्थ ईस्ट से चली थी। तो आप सोचिए कि राहुल गांधी और ममता तो हेड ऑन होते थे। ममता तो कहती थी, तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इसको तो यूपीए की कमान नहीं सौंपी जा सकती, वो बातें। और आज की तारीख में दोनों गलवैया हो रहे हैं। सोचिए किस तरह की राजनीति ने पलटा खाया 4 मई के बाद। देखिए, तो ममता बनर्जी के पास भी तो, मतलब अब जब थी ताकत तो उन्होंने आर्म फ्लेक्सिंग की, अब उनके पास नहीं है तो वो आ गई। उनके ये पहले से ही भूखे नंगे हैं, इनको लग रहा है कि कोई आ जाए कुछ। और भाजपा का जो विरोध की राजनीति है उसमें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान और चीन से हाथ मिला लिया तो ममता बनर्जी तो फिर भी उनके देश की ही है ना। उन्होंने जब अपने राजीव गांधी की हत्या के लिए शामिल डीएमके के साथ जब हाथ मिला लिया, डीएमके के साथ मिलकर सरकार चलाया, तो ममता बनर्जी ने तो कोई हत्या तो नहीं की उनकी, किसी मतलब छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की होगी। आपके सबसे बड़े, मतलब राजीव गांधी की हत्या में डीएमके का नाम शामिल रहा है, इस बात को कोई कैसे भूल सकता है। और वही सोनिया गांधी ने जाके कह दिया था कि करुणानिधि मेरे बाप के समान है। तो ये बाप का रिश्ता तो आप किसी को भी बाप बना लोगे जो भारत के खिलाफ हो, जो भाजपा के खिलाफ हो, मतलब आपके पॉलिटिकल राइवलरी के खिलाफ हो। तो भाजपा ही उनको दुश्मन दिखती है। भाजपा इसलिए दिखती है क्योंकि भाजपा हिंदू है, उनकी नजरों में हिंदू तो है ही है, उनको तो भाजपा में हिंदू दिखता है। तो वो सबसे कर सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये प्योर उनका वही राजनीतिक निर्णय है और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी को जो झटके पर झटके लग रहे हैं, उनमें तो अब वो जो 19 सांसद हैं लोकसभा के, उनके नामों की लिस्ट भी आ गई है कि किन किन ने ममता का साथ छोड़ दिया है। इस लिस्ट में बहुत सारे चौंकाने वाले नाम भी हैं। सयोनी घोष भी शामिल है, यूसुफ पठान भी शामिल है। कैसे देखते हैं आप इन 19 लोगों की लिस्ट को? देखिए, यूसुफ पठान ने तो पहले ही लक्षण दिखा दिए थे। उन्होंने जब ममता बनर्जी को ममता बनर्जी कहना शुरू कर दिया, उससे पहले वो दीदी थी, माननीय थी, आदरणीय थी, जो जो शब्द लगा सकते थे, प्रातः स्मरणीय भी थी। तो वो, उनको ये दिख रहा भी यूसुफ पठान का तो मौका परस्ती की राजनीति है। ये वो व्यक्ति है, कभी देश को भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार, भारत सरकार ने, उसको मोदी सरकार नहीं कहना चाहिए, भारत सरकार कहना चाहिए, कि जब भारत सरकार का प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर के देशों में भेजा गया और सरकार ने इनसे कहा, विदेश मंत्रालय ने, कि भाई आप सांसद हैं, यूसुफ पठान का नाम उनको भेजा और उनको भी कहा कि आप जाइए, मतलब ओवैसी तक जहां पर सारे देशों में जा जाकर भारत का पक्ष रखने का काम ओवैसी ने भी किया, लेकिन यूसुफ पठान नहीं गए। यूसुफ पठान ने ये कह के मना कर दिया कि भाई पाकिस्तान, मतलब एक तरह से जता ही दिया कि भाई पाकिस्तान उनका अपना हम साया मुल्क है और वो पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी नहीं कर सकते।
तो वो नहीं गए और ठोक के नहीं गए। और उससे पहले जो दंगे हुए थे मुर्शिदाबाद, आप याद करिए कि अदीना मस्जिद जो एक मंदिर तोड़कर जो बनाई गई है, आदिनाथ मंदिर को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बनाई गई है जो उनके चुनाव क्षेत्र में पड़ती है, वहां ये चाय पी रहे थे जिस समय वहां हिंदुओं का नरसंहार चल रहा था। ये उस जगह का सांसद था, ये एक क्रिकेटर है जो गुजरात से आया है, और ये वहां पर चाय पीते हुए अपनी फोटो इंस्टाग्राम पे क्यों डाली थी? ये हिंदुओं को चिढ़ा रहा था, ये जिहादी है, ये अंदर से इसके अंदर वो जहर भरा हुआ है जिसका कोई मतलब सीमा नहीं है। लेकिन अब इसको इस मौका परस्ती की उसमें दिख रहा है कि भाई अब ममता बनर्जी में कुछ बचा नहीं है, ये तो ये भाप गया। और भापने के साथ ही अब इसको अपना घर दिख रहा है, क्योंकि वडोदरा में इसने सरकारी जमीन कब्जा कर रखी है, अपने घर के बाहर एक बड़ी सरकारी लैंड जिसमें कोर्ट में जाके ये लड़ रहा है और तमाम जगहों पे इसको फाइन लगी हुई है, और ये वो उस लड़ाई को लड़ रहा है। इसको वहां पर अपना एक सरकारी जमीन पे जो कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है इस पूरे समुदाय विशेष में, तो उस प्रवृत्ति का वहां प्रदर्शन कर रहा है। तो वहां पर उसको लग रहा है कि अगर मैं सरकार के साथ कुछ अलाइनमेंट, बीजेपी के साथ कुछ अलाइनमेंट रहेगा तो ये बचा लेंगे मुझे अमित शाह वहां पर। तो ये अमित शाह से अलग तरीके से ये बातें कर रहा है। तो एक तो इनका ये हो गया। बाकी जो नाम है वो अद्भुत नाम है, क्योंकि देखिए इसमें जो शत्रुघ्न सिन्हा को मतलब जिस समय आप डूब रहे थे, जिसमें आपका कोई छूने वाला नहीं था, आप यहाँ भाजपा सरकार को गालियां देते थे, मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से गालियां देते थे ना, आप शराब जितने बयान दिए इसने, इस व्यक्ति ने, मतलब जितना पतन इसका हुआ, कुछ ही लोगों का वैसा पतन हुआ होगा। जो व्यक्ति वाजपेयी सरकार में मंत्री रहा, 2 कौड़ी का मंत्री था, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा के पास कोई योगदान नहीं रहा है, कोई अच्छे मंत्री, कोई अच्छे उसके रूप में नहीं रहे, अपने वही खामोश और फिल्मी और कालीचरण उसी अवतार में रहे। ये मंत्री भी बन गए और मंत्री बन के हट भी गए। भाजपा में तो ऐसा नहीं होता भाई, आपकी परफॉर्मेंस का एक चेक हमेशा रहता है। तो जब ये दोबारा मंत्री नहीं बने, एंटाइटलमेंट थी इनको कि भाई ये इनको वही सम्मान मिलेगा, तो जब नहीं मिला तो ये मतलब एक मतलब दिल जले आशिक की तरह ये गालियां देते रहे पूरे समय। मीडिया इनको जानबूझ कर दिखाता था, जब भी सरकार को शर्मिंदा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बुलवाना हो तो आपको याद होगा कि पूरे दिल्ली का मीडिया जो है दौड़ के शत्रुघ्न सिन्हा के घर पहुंचता था, और शत्रुघ्न सिन्हा उनके नीचे लिखा जाता तो भाजपा सांसद, मतलब प्रधानमंत्री को एक भाजपा सांसद गाली दे रहा है। 2019 तक तो इस देश ने ये तमाशा देखा है कि ये व्यक्ति किस नाम से भाजपा सांसद के का वो कहलाता था, और जिस तरीके के इसने बयान दिए। इनका तो परिचय लोगों को है ही है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें देखिए, ये जो हीरोइन जैसी जो उनके बगल में है, जो देखकर नहीं लगेगा कि सांसद है, ये रचना बनर्जी इनका नाम है। ये एक अद्भुत केस स्टडी है। रचना बनर्जी जो है वो सब लोग इनको जानते थे, ये सायोनी घोष को जानते थे, महुआ मोइत्रा को जानते थे, सागरिका घोष को जानते थे, और कई सारी हीरोइनें आई। क्या नाम था उनका, जो एक नुसरत और मिमी जैन और क्या क्या नाम थे सब। तो ये सब लोग आए, पब्लिसिटी सबको मिली, लेकिन इनकी कभी पब्लिसिटी नहीं। ये वो व्यक्ति हैं जो दीदी का मतलब जो ममता बनर्जी का पीआर कैंपेन संभालती थी। और उस पीआर कैंपेन का मतलब ये कि दिल्ली की पूरी मीडिया को मैनेज करने का, आप ये जान लीजिए कि भाजपा आज सत्ता में है, भाजपा का कितना भी आप गोदी मीडिया कर लीजिए, आप किसी भी दिन का अखबार उठा लीजिए, भाजपा सरकार के अगेंस्ट जितनी रिपोर्ट, जितने फेक न्यूज छपते हैं, मतलब सच्ची और झूठी को छोड़ दीजिए, फेक न्यूज आज भी दिल्ली के अखबार छापते हैं। और बाकायदे उनका जो एडिटोरियल पेज होता है वो भाजपा सरकार के प्रति घृणा से भरा होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया अपना रोज कार्टून जो है भाजपा सरकार के अगेंस्ट छापता है और उस फेक न्यूज पे बेस छापता है। लेके और कांग्रेस के समय भी, मतलब कांग्रेस का समय था जब वो मीडिया ठीक ठाक मैनेज कर लेते थे। कुछ नेताओं के लिए को था कि भाई सोनिया गांधी को नहीं टच करना, चिदम्बरम को नहीं टच करना, अहमद पटेल को नहीं टच करना। लेकिन एक क्षेत्रीय पार्टी जो कलकत्ता की, बंगाल की राजनीति कर रही है, वो उसके खिलाफ देखिए आज भी दिल्ली की मीडिया कोई भी नेगेटिव कोई भी चीज जो है उस बहुत सोच समझ के चलाते थे, जब तक 4 मई तक बहुत फूंक फूंक के। और आज भी दिल्ली का मीडिया नैरेटिव ये चला रहा है कि ये जितने सांसद हैं ये मौका परस्त हैं, ये गद्दार हैं। और जब वो भी नहीं चल रहा है तो ये कह रहे हैं कि नहीं वो अभिषेक बनर्जी में कुछ कमी थी, अभिषेक बनर्जी से कुछ चूक हुई, ममता बनर्जी तो बड़ी महान है, मतलब ममता बनर्जी को तो कोई छू नहीं सकता। तो ममता बनर्जी की जो महानता का जो नैरेटिव मीडिया चला रहा है, और इसके पहले भी जो तमाम समय तक इन ममता बनर्जी का जो लार्जर देन लाइफ शेरनी, आपको एक चैनल का कॉन्क्लेव था जिसमें ममता बनर्जी को शेरनी की तरह से दिखाया गया। भाई एक महिला जो कि हिंदुओं की उस समय तक नरसंहार के भी मामले आए,
चुनाव बाद की हिंसा के भी बाद आए, बातें आई। तो मतलब एक तोलाबाजी, गुंडागर्दी और जितने भी सारे आरोप थे ममता बनर्जी पे तब भी थे, लेकिन दिल्ली का मीडिया उनको एक शेरनी बना के पेश कर रहा था। तो उसके पीछे इन्हीं को आपको नमस्कार करना चाहिए, यही वो फेस है, ये इनको मीडिया वाले जानते हैं ये, और इनका यही योगदान है। तीसरी जो है आपकी सायोनी घोष है, जिन्होंने काबा मदीना के लिए प्रचलित हुई थी, काफी इनका दिल जो है वो काबा में था, मदीना में था। तो उसका इनको जब इन्होंने कभी देख रहा था मैं कि एक वीडियो वायरल हुआ है किसी चैनल पर, इनका एक बयान था कि राघव चड्ढा पे वो रिएक्शन दे रही हैं कि वो चड्ढा बन गया तो क्या हुआ, मैं चड्ढी नहीं बनूंगी। तो अब आप देख लीजिए, आप स्वयं निकालिए, मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसका मतलब तो यही है कि भाई आप बन गई। मतलब आपने जिस परिभाषा से कहा था उस परिभाषा के अनुसार आपने अपने आप को बता ही दिया था अपना नाम कि आप अब सायोनी घोष चड्ढी हैं। तो और ये चौथा व्यक्ति जो दाढ़ी वाला हीरो जैसा दिख रहा है, ये हीरो ही है। इनका नाम है देव अधिकारी, ये दीपक अधिकारी इनका असली नाम है। और ये वहां के जो टॉलीवुड जो कहा जाता है, बंबई जो कलकत्ता की जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये उसके सरगना है। ये वहां की जो एक सलमान खान की जो बॉलीवुड में छवि है कि मतलब भाई जो है, भाई वाली, कि मतलब सब जो है जाएंगे तो इन्हीं के थ्रू जाएंगे, किसको काम मिलेगा, कौन टेक्नीशियन होगा, किसकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट हमारे अगेंस्ट, हमारे साथ नहीं मिलती है तो उसको काम, उसको बाइकआउट कराना। इस दौरान बांग्ला फिल्म उद्योग में बड़ी संख्या में वो लोग जिनको इन्होंने माना कि ये उनके साथ नहीं है, जो पॉलिटिकली अलाइन नहीं है, चाहे वो यहाँ तक कि लेफ्ट वालों को भी इन्होंने आउट किया, राइट वाले मतलब राइट मतलब कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको तो किया ही किया। वो तो जिनको भी लग गया कि इसके मन में थोड़ा सा भी देश के प्रति कोई भी एक तिनका प्रेम है, तो उनको इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम, उसका हुक्का पानी बंद करा देने का काम यही सज्जन करते थे। और इनकी बड़ी एक मतलब एक बहुत बड़ा तंत्र होता है फिल्म, क्योंकि एक तरह का इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप देखिए एक हीरो बन के बैठ गया ना वो विजय मुख्यमंत्री, तो तमिलनाडु में। तो कुछ उसी तरीके का यहाँ पर इनकी देव अधिकारी जी का भी पूरा एक माया जाल था ये। और ये इनके अगर देखा जाए अभी ढंग से जांच वाच हो तो इनके ज्यादा पाप निकलेंगे, क्योंकि ये जितनी ग्लैमर और जो पूरा शो बिच मतलब इस जो गंदगी थी, जो जिस तरीके की गंदगी, जिस तरीके की गांव की महिलाओं को मारना या फिर उनके यहाँ साड़ी भेजना, सफेद साड़ी की, भाई तुम मतलब जो इनके अत्याचार हुए, जो अपराध हुए, वो तो एकदम बिल्कुल तालिबान और आईएसआईएस की शैली के थे। गर्दन काट देना और लोगों को मतलब लटका देना, और भी तरह तरह से इन्होंने हत्या में वो सारे इस्लामिक तौर तरीके अपनाए तृणमूल कांग्रेस। लेकिन उस सब के ऊपर जो एक चांदी का बर्क जो लगा देते हैं गंदगी के ऊपर, तो वो चांदी का बर्क यही चार चेहरे थे। शत्रुघ्न सिन्हा को हम सब जानते ही हैं, तीन नए मतलब दो अपरिचित चेहरे हैं, रचना बनर्जी और ये देव अधिकारी। इनके बारे में आप जान लीजिए, अभी आगे धीरे धीरे इनकी और कहानियां आएंगी। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, ममता बनर्जी की तो ये बड़ी, सयोनी घोष तो बड़ी करीबी मानी जाती थी, रचना बनर्जी भी। ये ममता बनर्जी को छोड़कर चली गई, तो ये सारे के सारे डूबते हुए जहाज से कूद रहे हैं, वो वाले चूहे हैं। और दूसरा, बीजेपी के साथ तो नहीं जाने वाले ना, अलग गुट बनाकर बैठेंगे, क्योंकि 19 सांसद अलग हुए हैं। 28 में से तो ये माना जाए कि उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, इसीलिए ये अलग गुट बनाकर वहां बैठेंगे और आने वाले वक्त में आगे चलकर एनडीए का साथ देंगे, ये माना जाए। देखिए ये नेता तो है नहीं, इसमें से कोई नेता नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि शत्रुघ्न सिन्हा भी नेता नहीं है, वरना कोई भाजपा की संस्कृति में जब आप रहे तो उस समय आपके पास क्या कारण था इस तरीके से जो आपने छिछलापन दिखाया अपना पूरे 2019 तक आपकी अपनी सरकार के विरुद्ध ही। तो वो तो मतलब राजनीति का के चरित्र से मैच नहीं करता, कम से कम भाजपा के चरित्र से तो नहीं मैच करता, लेकिन आपने किया। बाकी लोग जो है इनके अपने अपने स्वार्थ हैं, अपने अपने इनके अपने धंधे पानी है, तो उनको ये दिख रहा है कि भैया आप ममता बनर्जी में कुछ बचा नहीं है। जब तक वहां से माल आ रहा था तब तक आपने उसका पूरा रसास्वादन किया। अब देखिए तो आप ये भी तो ध्यान दीजिए कि 2-3 दिन से वो महुआ मोइत्रा भी शांत है, उनका कोई स्टेटमेंट 4 दिन 5 दिनों से आ ही नहीं रहा है। जो सबको क्या क्या अंट चैनलों पर बैठ के गालियां दे रही थी एकदम म्यूट हो गई हैं। तो हो सकता है कि अभी 19 को 20 ये भी करा दें, 20वां नंबर उन्हीं का हो। तो ये जहाज डूबता है तो चूहे भागते हैं जो कहा जाता है, तो ये चूहे हैं या नहीं है वो तो मतलब बात की बात है। लेकिन हाँ ये है कि ये अपना अस्तित्व तो बचाने की होड़ है। और अभी भी जो उनके आसपास भाई एक ले दे के वो कल्याण बनर्जी बचे, अभिषेक बनर्जी बचे, ममता बनर्जी बची, और एक आध दो जो नाम है जो डेरेक ओब्रायन बचे, जिनको कोई छुएगा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी भी अगर विलय भी हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी को शायद पार्टी में कोई काम नहीं देने वाली। तो
कुल मिलाकर अब ले देकर इनके पास ज्यादा विकल्प है नहीं। आप जाओ और वहीं को जाकर उस जिसको आपने तोड़ा इतने दिनों से बंगाल में आप खा गई, अब आप जाके उसी में से कुछ और निकाल लीजिए। यही, और कांग्रेस पार्टी भी मतलब सहर्ष तैयार है, क्योंकि अब उसमें उस तरीके के राजनेता नहीं बचे हैं कि जो इस बार्गेनिंग पोजीशन को ठीक है, सोनिया गांधी के पास वो क्षमता है, जो धूर्त राजनेता के जो जितने गुण होते हैं वो सोनिया गांधी के अंदर है। लेकिन बाकी जो है सोनिया गांधी के कितने जो बाकी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और राहुल गांधी का तो क्या स्थिति है मानसिक, वो तो सब देख ही रहे हैं। तो आप क्या ही कर पाओगे। दोनों मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों को एक दूसरे पे विश्वास होगा, बस ये एक मजबूरी की शादी है, और जिसमें आप एक दूसरे से सट के चाहोगे कि कुछ एक दूसरे का कुछ कल्याण हो जाए। देखते हैं। वहां कांग्रेस को सोनिया गांधी का वो जो पुत्र प्रेम है वो डुबो रहा है, तृणमूल कांग्रेस को भतीजे प्रेम ने डुबो दिया। तो अब दोनों कैसे साथ चलेंगे वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, समझौता भी क्या होगा। लेकिन जिस तरह के मामलों में अभिषेक बनर्जी फंस गया है, ममता बनर्जी भी फंस गई है। उस्मान हादी के मामले में ममता बनर्जी ने टिप्पणी की थी अमित शाह को लेकर, उसमें एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ हो चुकी है। और दूसरा, ये फर्जी हस्ताक्षर के मामले में अभिषेक बनर्जी सीआईडी को अभी भी गच्चा दे रहा है, पेश नहीं हुआ सीआईडी के सामने। और फिर याद कीजिए वो जो शिक्षक भर्ती घोटाला था उसकी आंच भी पहुंच गई है अभिषेक बनर्जी तक, 15 जून को वहां पर पेशी है ईडी के सामने। तो ये सारे मामले ऐसे हैं जिनमें ये फंसेंगे, और जब फंसेंगे तो इनको लग रहा है कि रोने गाने के लिए कम से कम राहुल और गांधी और प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी तो होंगे इनके लिए। बिल्कुल, अब वही यही एकमात्र यही जस्टिफिकेशन है। हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि दिल्ली का मीडिया आज भी इनको कैसे बचाता है, उसका एक उदाहरण ये भी है जो आपने अभी ये इनके सीआईडी का जो फर्जी सिग्नेचर वाला है, कि जब समाचार आया कि सीआईडी उनके घर गई है, तो क्या सच चला दिल्ली में सारे चैनलों, और उसमें सारा तमाशा क्या मचा कि सीआईडी का छापा, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के घर पर छापा। जबकि छापा एक लीगल टर्म होता है जिसका एक मतलब होता है, चैनलों में बैठे लोग जानते हैं। लेकिन आपने नैरेटिव क्या बनाया कि जो राज्य सरकार वहां आई है, जबकि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे गए थे, सीआईडी के अधिकारी भाई वो जांच चल रही है, पूछताछ का आदेश उनको हाई कोर्ट से मिला है, वो कर रहे हैं अपना काम, अपनी नौकरी कर रहे हैं। आपने क्यों कराया फर्जी साइन? और आपके घर, ममता बनर्जी के घर वो इसलिए गया था, सीआईडी टीम गई थी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने बोला, अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि भाई वो पार्टी दफ्तर है हमारा, और वहीं पे जो भी हुआ है, साइन जो भी किए गए वहीं किया गया। तो भाई मौकाए वारदात पर तो जाएगी ना। आपका जहां पर ये अपराध हुआ है, और शिकायत किसने दर्ज कराया? क्या भाजपा ने शिकायत दर्ज कराया? आप ही के तो विधायक है ना, वो आप ही का तो झंडा लेकर तो चुनाव जीते थे। आज आप ही को गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ? आज भी वो सांसद तो तृणमूल कांग्रेस के लिखे जाएंगे, अभी तो अलग नहीं हुए हैं टेक्निकली देखा जाए तो अंततः जो है आपकी पूरी की पूरी ब्रिगेड आपके अंदर के झगड़े हैं, और आपका दिल्ली का मीडिया ममता बनर्जी पर छापा, ममता बनर्जी पे छापा, और इस बात को छुपाते हुए कि ममता बनर्जी पे ये जो मतलब ये एक इंक्वायरी चल रही है, इसमें कोर्ट की क्या भूमिका है उसको छुपाते हुए, तो ये इसके लिए रचना बनर्जी जी की वो मतलब उनका बड़ा योगदान है। अभी भी वो काम कर रही थी या नहीं कर रही थी भगवान जाने, अगर लेकिन आज अगर वो इस 20 लोगों की लिस्ट में उनका नाम है, तो ये बहुत मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्यजनक नाम यही है। क्योंकि चैनलों में फोन करना, मैनेज करना, ये उस लेवल पे बहुत माइक्रो मैनेजमेंट होता है इनका। लेकिन ममता बनर्जी के घर छापा पड़ा, और यहाँ तक इस मीडिया में कहा गया, दिल्ली के मीडिया में, कि ममता बनर्जी तो दिल्ली में है, अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली में है, सीआईडी को पता था, उनकी एब्सेंस में वो उनके घर क्यों गए? यहां तक सवाल उठाए गए। क्या वो बताकर आते हैं कि हम आपके घर आ रहे हैं, आप घर में रहिए? और जितनी बार उन्होंने अभी तक सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को बुलाया, वो तो अपने सिर पर अंडे फुड़वाकर अस्पताल में भर्ती हो गया था, जैसे कि उसको बहुत चोट लग गई। आखिर भतीजा तो ममता बनर्जी का है ना, जो 2021 के चुनाव में अपनी टांग बिना मतलब के प्लास्टर लगाकर घूमती रही। तो इसने भी वो खेल सीआईडी से बचने के लिए खेला था, लेकिन कब तक बचेगा? ईडी भी तो सामने खड़ी है, और कितने सारे मामले हैं सर। जिस तरह से ये जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक अलग हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सारी तोलेबाजी, सारी कटमनी, सारा भ्रष्टाचार अभिषेक बनर्जी करता था आईपैक के साथ मिलकर, तो ऐसे में तो अभी बहुत सारे मामले सामने आएंगे। कहां तक ममता बनर्जी अपने भतीजे का बचाव करती फिरेंगी? और ऐसा कैसे हो सकता है सर कि ममता बनर्जी को कुछ ना पता हो और उनका भतीजा मनमाने तरीके से सब कुछ कर रहा हो? देखिए, एक नैरेटिव पिछले 2 दिनों में फ्लोट हुआ है कि ममता बनर्जी अलग चीज है और अभिषेक बनर्जी अलग चीज है। ठीक है, अब राजनीति में आज एक स्थिति है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, उसके भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन 4 मई तक बंगाल में जो कुछ भी हुआ है, ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी ने जो कुछ भी किया है,
वो ममता बनर्जी ने किया है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि इस विषय पर इनके खुद के जो बागी सांसद और विधायक बड़ा संभल संभल के बोल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया ये बड़ी पॉपुलर लीडर नहीं है, 15 साल तक इनका एक तंत्र है, तो इसलिए ठीक है, उनकी मजबूरी है। लेकिन आप मुझे बताइए कि इतना सब कुछ चल रहा था, एक नेता जो चप्पल पहन के गली गली गांव गांव में घूमती है, जो जिसका अपना ग्रास रूट पे बहुत बड़ा एक कैडर है, जिनको पर्सनली जानती है, जिनको व्यक्तिगत रूप से उनको नाम और पते और उनके परिवार से जानती है। ममता बनर्जी राहुल गांधी की तरह पैरासूट लीडर तो थी नहीं, उन्होंने तो सड़क पे संघर्ष किया था, पता लोगों को जानती थी, लोगों को। तो उस नेता को पता नहीं चलने पाया हो कि नीचे उनका भतीजा जो है वो काफिला लेके चलता है, वो घर से लेके और कलकत्ता एयरपोर्ट तक जाने के लिए सड़कें खाली करा देता है, वो वहां से सोना लाता है, क्या लाता है भगवान जाने, उसका भी उनको नहीं पता था, वो लोगों की हत्याएं करवा रहा है, ये भी उनको नहीं पता था। ये तो मतलब कोई पता, ये तो फिर वही बात हो गई कि मतलब आप कौन सी चूरन चटा रहे हो आप लोगों को। ममता, ये सारे अपराध किसी और ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने ही किए हैं। एक सोचा समझा एक पूरा वो था कि ममता बनर्जी का एक सफेद साड़ी वाला और चप्पल वाला, ये महिला अपने आप में हिटलर है। जिस महिला ने अपने पार्टी के झंडे का रंग ही अपनी रूपानी चप्पल के कलर से इंस्पायर, जो इनकी पार्टी का झंडे का जो रंग था नीला और सफेद, वो रूपानी की जो चप्पल आती है, जो हवाई चप्पल, उसकी तरह से उन्होंने रखवाया। मतलब आप बताइए कहां से सोच रही हो आप? कौन इस तरीके से सोचता है कि अपने चप्पल के रंग से अपनी पार्टी के रंग को इंस्पायर करे? कौन होता है जो इसकी अंट शंट पेंटिंग बना बना के और भारतीय रेलवे को बेचता हो? तो कुल मिलाकर इनका जो एक रवैया था, वो ममता बनर्जी भी वही है जो अभिषेक बनर्जी है। दोनों मतलब अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी का ही बाय प्रोडक्ट है, और उसमें कोई असहमति, कोई लड़ाई की बात नहीं। ये नैरेटिव में किसी को नहीं फंसना चाहिए। हाँ, वो ठीक है, पॉलिटिकली क्या करेक्ट है, क्योंकि इतनी सीनियर लीडर है, लालू यादव भी बाहर घूम रहे हैं। भाई इतने साल तक अगर कोई व्यक्ति सत्ता में रहता है तो उसका एक तरह का प्रोटेक्शन हो ही जाता है, तो वो प्रोटेक्शन का वो लाभ ले लेंगी। लेकिन शायद, मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि वो लें, लेकिन अगर ले भी लेती हैं तो भी कम से कम ये भतीजा नहीं बचेगा, और भतीजा भी अगर नहीं बचता है तो मान के चलना चाहिए कि ममता बनर्जी के ही पापों का निस्तारण हो रहा है। सर, अगर अंडे पड़े अभिषेक बनर्जी पर, तो ममता बनर्जी को भी तो पिशी चोर बोला गया था उन्हीं दिनों में जब कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसके अलावा ममता बनर्जी के घर के बाहर भी नारेबाजी हो रही है। ममता बनर्जी में अगर गट्स है तो दिखाए ना एक बार कोलकाता में पैदल चल के लोगों के बीच में। देखिए, अब उन पर भी पैदल अंडे चलने, पड़ेंगे, ये ममता बनर्जी हाँ, अच्छी तरीके से जानती है। आपने देखा ना वो वीडियो देखा होगा आपने कि जो ये मंदिर में गई थी, जो काली मंदिर में, और वहां पे किस तरीके से इनकी, मतलब लोग इनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। कर्नाटक के एक श्रद्धालु ने जब देखा इनको तो उनके पास हाथ जोड़ के गया, कर्नाटक से आया हुआ व्यक्ति, कह रहा है कि दीदी मैं कर्नाटक से आया हूं। तो उसको तो ये नहीं पता, उसके लिए तो वो सिर्फ हारी हुई मुख्यमंत्री अचानक सामने दिख गई तो वो नमस्कार करके एक उसने बात कर ली। लेकिन जो बंगाल का, जो हावड़ा का, कलकत्ता का जो वोटर था, वो उनको देखकर उनको ऐसे नजरें फेर रहा था। लोगों ने देखा उनको सामने खड़ी हुई और लोगों ने नजरें फेर फेर के चले गए। ये स्थिति ममता बनर्जी को जो जिस स्तर पर भयभीत कर रही होगी, कोई नेता के जीवन में जेल से नहीं डरता है। अगर आज उनको जेल में डाल दिया जाए ममता बनर्जी को, तो शायद वो चाहती होंगी कि उनको जेल में डाल दिया जाए। लेकिन जो वहां पर या कहीं पर भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जनता जो कर रही है, वो अनइमेजिनेबल है। वो किसी भी जेल, किसी भी सुप्रीम कोर्ट, किसी भी ईडी, सीआईडी, किसी भी सजा से वो ज्यादा है। मतलब शायद वो भगवान का भी जो लाठी चलती है उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा कि जिस जनता पर आप राज करते थे, वो जनता आपको ठेंगे पर रख रही है, आपको इग्नोर कर रही है, आपको नजरअंदाज कर रही है। तो और आपके सांसद विधायक जो आपकी जय जयकार करते थे, आपका नाम सुबह लेके और दोपहर में और शाम को 3 बार पानी के साथ लेते थे, वो जो है आज आपको उल्टी कर रहे हैं। तो वो फिर आप उनको, मतलब इससे ज्यादा दुखदाई क्या होगा? तभी तो, और वही स्थिति सोनिया गांधी की भी रही है। सोनिया गांधी बस उस तरीके से थोड़ी सोफिस्टिकेटेड ममता बनर्जी है। तो दोनों एक तरह की तानाशाह औरतें, दोनों एक तरह की बदमिजाज, घमंडी, और जो भी उनके लिए विशेषण किए जाएं वो कम है। क्योंकि जिस तरीके के भ्रष्टाचार सोनिया गांधी ने किए हैं, जिस तरीके के भ्रष्टाचार इन्होंने किए हैं, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। दिल्ली की में रहकर सीमाएं अलग होती हैं और बंगाल की सीमाएं अलग होती हैं, बस उतना ही अंतर है। और ये जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं ऋतव्रत बनर्जी, इनकी भाषा भी कुछ ऐसी थी कि दीदी ने तो बहुत संघर्ष किया है, ग्रास रूट से बनकर आई हैं, अगर वो चाहें तो हमारा मार्गदर्शन कर सकती है एज अ एडवाइजर।
लेकिन हमको अभिषेक बनर्जी नहीं मांगता। वहां से भी वो नैरेटिव घड़ने की कोशिश की गई है। मतलब ये जितने भी अलग हुए हैं चंद्र प्रकाश जी, ये सब दूध के धुले तो नहीं है ना। ये सब भी नहीं तो उस खेल में, उस भ्रष्टाचार में, उस तोलाबाजी में बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। आज ये सारा ठीकरा अभिषेक बनर्जी पर, ममता पर फोड़कर अगर अलग हो रहे हैं तो इनको भी आगे चल के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इनको भी बंगाल की जनता बख्शेगी थोड़े। देखिए, दूध का धुला तो कोई नहीं है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इसीलिए तो ये बीजेपी में घुसने को तैयार बैठे हुए हैं सब। बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी बीजेपी को मैं कई लोगों ने बताया कि भाजपा के नेताओं से इन्होंने संपर्क किया है, व्हाट्सएप मैसेज तक भेजे हैं इन्होंने। डेस्परेशन का लेवल ये है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, छोड़ देते हैं, ठीक है, जब तक आप पार्टी के उसमें थे तो उनके पाप पुण्य सब आपने किए, उनके साथ मिलकर किए। अब उसका कोई उपाय होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब आप एक सेटअप में होते हैं तो बहुत आसान नहीं होता है सबके लिए उस चीज को तोड़ कर निकल जाना। लेकिन अब ममता बनर्जी के लिए जो सबसे मतलब एक परिस्थितियां हैं कि भाई देखिए, अब आपको बचने के लिए क्या करना है। आपका यहाँ अस्तित्व समाप्त हो चुका है। आपके लिए अब यहाँ पॉलिटिकल रिवाइवल के कोई चांस नहीं है। किसी ने उस वक्त कहा था ना कि भाई अनुपम खेर के सिर पे बाल आ सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में दोबारा नहीं आ सकती है। बंगाल से जो एक बार गया वो दोबारा आया नहीं। बंगाल में जिसका भी आज तक ये इतिहास रहा है। और ममता बनर्जी तो जो गई है कि उनकी पार्टी के ही पर खच्चे उड़ रहे हैं, तो ममता बनर्जी के तो आने की संभावना और भी नहीं है। अब ले देकर वही बचा हुआ है कि भैया आप जाकर केंद्र में, जिस तरीके से लालू यादव का जब सुपड़ा साफ हुआ था बंगाल से, बिहार से, तो लालू यादव की राजनीति कई समय तक चलती रही थी, क्योंकि वो जाकर एक संसद की सीट आप लेकर और जाकर वहां पर यूपी सरकार में आप मंत्री बन गए थे। और रेल मंत्री यहाँ वहां पर आपने करके कुछ समय तक अपना एक सर्वाइवल कर लिया था। आज वो भी कौड़ी के तीन हुए पड़े हैं, उनके पास भी विधायक नहीं है। तो ममता बनर्जी कुछ इसी फार्मूले के चक्कर में होंगी। बाकी वो अपनी वो शेरनी वाली इमेज से बाहर नहीं आ पा रही है, जबकि सच्चाई है कि उनको जाकर रिटायर होकर अब घर में बैठना चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी उनके भाग्य में और भी अभी कष्ट लिखे हैं, तो इसलिए उन कष्टों को भी उनको अभी सहना चाहिए। बिल्कुल, कष्ट तो लिखे ही लिखे हैं। बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है उनके अत्याचारों की और गुनाहों की। वो फाइल भी खुलेगी। ऐसे थोड़ी वो आईपैक की फाइल लेकर जो भाग गई थी, वो केस ऐसे थोड़े बंद हो जाएगा। आरजीकर का मामला थोड़ी बंद हो जाएगा। वो सारी फाइलें खुलेंगी। और उसी डर के मारे ममता को लग रहा है कि कहीं कोई तिनके का सहारा मिल जाए, और उनको लग रहा है कि बस उनको गले लगा लें सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी भी बैठी हुई है कि उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, फलानी जगह कर दिया जाएगा, उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन ये डील कितने सिरे चढ़ती है अभी तो देखना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है फिलहाल वो डावाडोल दिख रही है। फिलहाल उस पर फुल स्टॉप लगता हुआ दिख रहा है। आपने चंद्र प्रकाश जी समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।